हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एमपीपीएससी में पार्ट बी हम उद्यमिता के नाम से एंटरप्रेन्योर और इसके अंतर्गत दो बहुत ही शानदार लेक्चर हमने आपको बना दिए हैं और बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। उनमें किसी प्रकार की कोई हमने बहुत आसान बनाने की कोशिश को, हालांकि पहली बार या दूसरी बार जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कमांड नहीं पाती है जितनी अगर सब्जेक्ट है। कोशिश करना है हमको कि उस अप्रोच के साथ नहीं सोचें तरीके से हिस्ट्री में कमांड की हो या जियो में कमांड है या पॉलिटिक्स, वैसे ही यहाँ करें। हाँ, आप जो 2-4 बार या 5 बार जब इसको पढ़ोगे तो 100% इस पे वैसी ही कमांड हो जाएगी जैसी आपकी दूसरी। हम इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं समझने की कोशिश करें। देखो भाई, ये पूरा पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं, टॉपिक। अब हम ये तीसरे टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे और ये चौथा भी आज कवर करने की कोशिश करते हैं। जितना हमसे होता है उतना आज देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो। अ, हम लोग यहाँ जो क्रिएटिविटी है ना, इस क्रिएटिविटी को समझते हैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को देखेंगे कि भाई क्या है ये। विचार आमतौर पर एक सृजनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है जिसे कल्पनाशील व्यक्ति उन विचारों को अंकुरित करते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक विकसित करते हैं। सर ये कौन सा विचार है? सृजनशीलता का जो विचार है वह किसी न किसी एक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न देखने। What is creativity? Creativity is a process where we do thing with different manner. किसी भी काम को आप जब अलग तरीके से करते हैं, वैसा अलग तरीके से जैसे दूसरे नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है। सर व्हाट इज क्रिएटिविटी? ऐसा समझिए कि इनोवेशन का जो ग्राउंड लेवल है या धरातल पे उतारना ही क्रिएटिविटी है। कि आपने पहले कुछ इनोवेटिव सोचा और अब आपने वो तो वो क्रिएटिविटी हो गया, आपका सृजनात्मकता हो गया। सृजनात्मकता क्या करती है कि किसी भी काम को बेहतर 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 और बनाती जाती है और इसी के साथ में आप प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी। तो क्रिएटिव होना मतलब क्रिएटिविटी, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको क्रिएटिव तरीके से बेहतर बना के। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कोचिंग आपको पढ़ा, कोचिंग के तौर पर जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती, थोड़े से क्रिएटिव हुए। क्या किया हमने? हमने क्लासेस के साथ आंसर राइटिंग ऐड कर दी और क्रिएटिव हुए, सिनॉप्सिस के बारे में बताना शुरू किया और क्रिएटिव हुए, लाइव आंसर राइटिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको मिलने लगा। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप अपने काम को और बेहतर बनाते हैं। अब इसकी प्रक्रिया को हमको समझ कि कैसे क्रिएटिविटी की प्रोसेस है, कितने स्टेप में क्रिएटिविटी की create होती है और ये होती कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जब भी आप सृजनशीलता को पढ़ेंगे, क्रिएटिविटी को पढ़ेंगे, इस सृजनशीलता की प्रक्रिया के हमको 5 चरण देखने को मिलते हैं। पहला है विचार अंकुर, आइडिया आइडिया जर्मिनेशन, है ना, आइडिया जर्मिनेशन। ये जो आइडिया है उस आइडिया की पत्ती पे विचार आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो आइडिया जब तक जनरेशन नहीं होगा, फिर आप उस पे चिंतन करेंगे कि हम उसको सोचेंगे कि यार ये है क्या, ठीक है? फिर हम उसमें उद्भावन करेंगे, इंक्यूबेशन। अब उस पे और क्या काम करना है इसके बारे में चीज़ देखेंगे। फिर प्रदीपन, इल्यूमिनेशन और सत्यापन, वेरिफिकेशन। तो सृजनशीलता की जो प्रक्रिया है इसके 5 चरण हैं। अगर गलती से 7 मार्कर में आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, व्हाट व्हाट इज क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लेन दी प्रोसेस या स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, आप बता देंगे क्रिएटिविटी क्या होती है और फिर क्रिएटिविटी हेडिंग लगा के ये 5 के 5 चरण आप ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर ये 10 मार्कर में आता है तो 5 के 5 स्टेजेस से आप 5 चरणों का एक चार्ट बना के फिर उन 5 चरण आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 2 मार्कर में 2 मार्कर में लिख सकते हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है। और ये 7 मार्कर में आएगा तो 5 चरण लिख देंगे, 10 मार्कर में आएगा तो 5 के 5 चरणों को एक्सप्लेन भी करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि विचार अंकुरण। यह एक प्रकार की बीज बोने की प्रक्रिया है
विचार का कैसे कहाँ अंकुरण होता है यह सही रूप से नहीं बताया जा सकता, परंतु ये अवश्य कहा जा सकता है कि अधिकांश सृजनशीलता विचार किसी विशिष्ट समस्या या क्षेत्र के बारे में व्यक्ति की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंकुरण है बीज का, आइडिया जो जनरेशन है, ये कहाँ होती है? 2 चीज़ें होती हैं। या तो किसी काम को और बेहतर करने या उसको और बेहतर करना चाहते हो, की जिज्ञासा आपके अंदर हो, या जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन एग्जिस्टिंग चीज़ों में अगर किसी प्रकार का कोई डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी के कारण भी आपसे वहाँ किसी तरीके का नया आइडिया जनरेशन होता है या न्यू आइडिया को आप जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये यही एक तरीका है किसी भी बीज के अंकुरित होने का। क्या तरीका है? पहला ये है, या तो आप उसको और बेहतर करना चाहते हैं। जैसे कोई भी बिज़नेस का आप लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हम चाय की बात करें, हम हेयर सैलून की बात करें, हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हर तरीके से क्रिएटिव बना दिए हैं ऑफ़िस को, वर्क को बहुत क्रिएटिव तरीके से करने लगे हैं। ध्यान रखना। तो शुरुआत कहाँ से होगी? समस्या का जो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के कारण ही हम और सोचेंगे और वही आपके पास बीज अंकुरण है। विचार चिंतन। विचार चिंतन की जब भी आपसे कोई बात करता है, तो जो आइडिया है, ये कंप्लेंसेशन है ना, आइडिया कंटेम्पलेशन। वंस द सीड्स ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्ट टेकिंग द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, क्रिएटिव पीपल बिगन अ कंसाइंस सर्च फॉर एन आंसर। एक बार जिज्ञासा का बीज विचार का रूप लेने लगता है, तब रचनात्मक लोग उत्तर के लिए एक सचेत खोज शुरू करते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? विचार का चिंतन ये है कि जो हमारे माइंड में चल रहा है कि कैसे करना है, कैसे करना है, वो जो सोच रहे होते हैं, उस सोच को ही बेटा समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विचार का चिंतन। तो जिज्ञासा का जो बीज है, या जिसे आप लोग विचार कह रहे हैं, जिज्ञासा का बीज विचार का रूप लेने लगता है, तब रचनात्मक लोग उत्तर के लिए एक सोच की खोज शुरू कर देते हैं। आगे क्या है? उद्भवन। उद्भवन। व्यक्ति कभी-कभी किसी विचार पर गहन ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु अधिकतर वे बिना किसी इरादे के विचारों को विकसित करने की अनुमति दे देते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब है कि हम बहुत सारे जो आइडिया हैं, बहुत सारे थॉट हैं, उठते हैं और बिना बहुत ज़्यादा चिंतन किए बहुत सारे विचारों को जगह दे देते हैं। जबकि होना ये चाहिए, बहुत सारे जो विचार हैं, उनकी गहराई में जाके फिर जहाँ से गहराई हमको मिले, उस विचार पे हमको काम करना चाहिए। उद्भवन आप इसको। तो पहला क्या है? विचार अंकुरण। दूसरा है विचार का चिंतन। और और अगला हमको देखने को मिलेगा प्रदीपन। प्रदीपन या जिसका आप लोग बोल रहे हैं इल्यूमिनेशन। चौथा चरण तब होता है जब विचार यथार्थवादी सृजन के रूप में पुनरुत्थान करता है। रचनात्मक लोग सामान्यतः विचार चिंतन व उद्भवन के कई चक्रों से गुजरते हैं, जिसमें वे विचार के पूर्ण अर्थ को। प्रदीपन या इल्यूमिनेशन का मतलब है, द फोर्थ स्टेज इज व्हेन द आइडिया इज rekindled as a realistic creation. Creative people usually go through several cycles of ideation and incubation in which they try to find the full meaning of the idea. प्रदीपन का मतलब क्या है? इल्यूमिनेशन का मतलब है, आप उस प्रोसेस से विचार की जन्म तो ले चुका है, उसके सोचने की जो क्रिया है, उस क्रिया से कई बार निकलते हैं, बहुत बार निकलते हैं, या उद्भवन में जाते हैं। मतलब बहुत सारे विचारों को जन्म दे देते हैं अपने माइंड में, और उनमें से फिर एक किसी पे काम करने की बात है कि हमको ये करना है, वो इल्यूमिनेशन कहलाता है। आप उसको प्रदीपन कहते हैं। देखो, प्रदीपन का मतलब होता है आपको रास्ता दिख जाना, मतलब उजाला हो जाना, मार्ग प्रशस्त हो जाना। और फिर है सत्यापन। एक व्यक्ति के दिमाग में एक बार प्रकाशित होने वाले विचार का तब तक कोई अर्थ या मूल्य नहीं होता है, जब तक कि वो यथार्थवादी उपयोगी विचार के रूप में सत्यापित न हो जाए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? वैलिडेशन। एन आइडिया once lit in a person's mind has no meaning or value until it is verified as a realistic and useful. कि तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, जब तक वह यथार्थ रूप में नहीं आएगा। जैसे हमने कोई सपना देख लिया, कुछ भी करने का एक बहुत क्रिएटिव आइडिया क्रिएट कर दिया। यार मैं इस तरीके से सड़कों को बनाऊंगा कि सड़कें
बहुत लंबे समय तक चलेंगी और उनमें जो कॉस्ट है उनकी बहुत कम आएगी। मैंने आइडियाज़ दे दिए कि मैं इन रॉ मटेरियल का यूज़ करूँगा और बहुत अच्छी सड़कें बना दूँगा। मेरे दिमाग में जो है ना, तब तक क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगी जब तक आप उसको यथार्थ रूप में नहीं शामिल कर। यार मैंने आपसे बोला कि मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक मेथड से आंसर राइटिंग कराऊँगा। ऐसा साइंटिफिक मेथड से कराऊँगा कि आप फिर कभी भी आंसर राइटिंग को लेके परेशान नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये साइंटिफिक मेथड है, ऐसे-ऐसे हम लोग आंसर राइटिंग करने वाले हैं। उसको रियलिस्टिक तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक वह ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगा। जब तक ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आ जाएगा, तब तक हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, उसका वैलिडेशन नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 5 चरण हैं, इनसे कोई भी आपसे क्वेश्चन ठीक है? फिर है विचार जनरेशन, विचार सृजन, आइडिया जनरेशन। विचार सृजन अवस्था चरण उद्यमी गतिविधि का पहला कदम है। इस चरण में कई नवीन विचारों का विकास होता है। अप्रयोगात्मक तथा अव्यवहारिक विचार छोड़ दिए जाते हैं तथा वो विचार जो अधिक से अधिक उपलब्ध संसाधनों को निश्चित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें आगे मूल्यांकन के लिए चुना जाता है। व्यापार विचार सृजन व्यापार के विकास के लिए अवसरों की तलाश है। पीटर ड्रकर के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये बेटा टॉपिक है, विचार सृजन। तो विचार सृजन है, आप इसको समझना। आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन आपको क्या बता रहा है कि विचार सृजन की जो अवस्था है या चरण है, उद्यमी गतिविधि का पहला कदम है। इस चरण में कई नवीन विचारों का विकास होता है और इसमें ऐसे विचारों को हम लोग छोड़ देते हैं जो अव्यवहारिक होते हैं या हमारी इंपॉर्टेंस के नहीं होते। हम सिर्फ उन्हीं विचारों को चुनते हैं जो अपने मतलब के होते हैं, जिनमें हमको स्कोप दिखता है। बहुत सरल भाषा में आपको विचार सृजन क्या है? विचार सृजन का मतलब है जब आप कोई किसी व्यवसाय को शुरू करने जा रहे हो, जैसे मान लो मुझे जिमी बनना है, आई जस्ट वांट एंटरप्रेन्योर, तो मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे। यार एक काम करता हूँ मैं माइनिंग शुरू कर देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं स्पेस वो बना देता हूँ, रॉकेट बना। यार ये दोनों ही अव्यवहारिक हैं, दोनों ही इम्प्रैक्टिकल हैं। फिर मैं रियलिस्टिक वे में आऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब मेरे पास क्या रिसोर्सेज़ हैं, क्या मेरी स्किल है, क्या मेरी कैपेसिटी है? वो एक्चुअल में रियलिस्टिक आइडिया विचार जनरेशन होता है या आइडिया जनरेशन। तो विचार की जो शुरुआत है ना, ये उद्यमी या उद्यम की सबसे शुरुआती अवस्था है। कि कोई भी उद्यम स्टार्ट करना है, मुझे कोई भी एंटरप्राइजेस को शुरू करना है, तो उसको शुरू करने का जो पहला कदम है ना बच्चे, वो पहला कदम कहाँ से आएगा? वो कदम हमको देखने को मिलेगा सोच से। अब जब हम सोचते हैं ना तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। आप इसको ना ऐसा लिखने की कोशिश मत करना। आप इसको ऐसा लिखो कि विचार सृजन सृजन अवस्था चरण की उद्यम का पहला कदम है और इस चरण में कई नवीन विचारों का विकास होता है। उसमें अप्रयोगात्मक अव्यवहारिक विचारों को छोड़ दिए जाते हैं तथा वो विचार जो अधिक से अधिक उपलब्ध संसाधनों को नियोजित करने की सक्षमता रखते हैं, उन्हें आगे मूल्यांकन के लिए चुना जाता है। मतलब मैंने 25 आइडिया सोचे कि मुझे कोई बिजनेस शुरू कर, उनको मैंने खुद से एनालाइज किया, अपने दोस्त को बताया, अपने कलीग को बताया, घर वालों को बताया, तो उसमें 3-4 ऑप्शन निकल के आएंगे यार ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? उसका क्राइटेरिया क्या है? हमारे पास कितनी रिसोर्सेज, हमारी क्या स्किल है, उसके आधार पर आप उनको चूज करेंगे। फिर फाइनली मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग हमारे लिए क्या है, हम उस पे काम करेंगे और उसी को अपने उद्यम या एंटरप्राइज के तौर पर। तीन चीजें, एक आइडिया जनरेशन है, एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है और एक उद्यम है जिसे हम लोग एंटरप्राइज कहते हैं। तो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है और वही थॉट को चुनते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। यही बात कहना चाह रहे हैं पीटर जो ड्रंकर हैं, इनको सर अवसर 3 प्रकार के होते हैं ना, अवसर 3 प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? पहला क्या है? युगज अवसर। निर्णयकर्ता द्वारा संसाधनों का बेहतर और गहन उपयोग करने की विधियां तलाश करना, इसमें उत्पादन व विपणन रणनीतियों में बदलाव शामिल है। एडेप्टिव जिसको आप बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, डिसीजन मेकर्स सीक ways टू मेक बेटर एंड more intensive use of resources. This include changes in production and marketing strategies. पहला आपको बता रहे हैं कि युगत जो अवसर है, एडेप्टिव जो अपॉर्चुनिटी है, वो ऐसी होती है कि कौन बेहतर है, सबसे बेहतर क्या है, मार्केट को कौन बहुत अट्रैक्ट करेगा, उसी पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है? एक होता है पूरक अवसर। ऐसे अवसर मौजूदा उत्पादों में नए विचारों को लाना अथवा बाजार में
वांछित बदलावों या वांछित परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, इसमें व्यवसाय का स्वरूप बदलने की संभावना अधिक होती है तथा व्यवसाय में जोखिम की संभावना भी अधिक होती है। एक है कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि जैसे कोई उद्यम पहले से चल रहे हैं, उन उद्यमों का अब हम फीचर चेंज करने की कोशिश, तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस लेके आते हैं। जब ड्रास्टिक चेंजेस लेके आते हैं तो बात है कि व्यवसाय आपका चल रहा था उसमें बदलाव भी बड़े लेवल पे और बदलाव अगर बड़े लेवल पे देखने को एक और संभावना ये भी है कि उस रिस्क भी उतनी ही। तो व्यवसाय का स्वरूप देखो तीनों चीजें हैं। एक तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी आपका पूरा चेंज होगा और इसी के साथ में जो रिस्क है वो रिस्क भी आपके पास बढ़ जाएगी। तो पहला आइडिया बेटा क्या है? पहला आइडिया ये है कि आप युगज अवसर, ऐसे अवसर देखें कि बेहतर एक आइडिया कि क्या हो सकता है। जैसे मान लो मुझे कोई बिजनेस शुरू कर, तीन चार ऑप्शन है। वही मेरे पास ये है कि अगर मैं एक मार्ट शुरू कर देता हूँ, एक मार्ट शुरू कर देता हूँ तो वो मार्ट के चलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब मेरे पास जो बिजनेस चल रहा है मैं उसी में अगर चेंजेस करूँ तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवोन्मेष अवसर, मध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करते हैं। नवोन्मेष अवसर नए उत्पाद, नई तकनीक या नए क्षेत्रों के नवोन्मेष व्यवसाय की संरचना, रणनीतियां तथा स्वरूप को पूरी तरीके से बदल देता है। व्यापारिक विचार खोजने और चुनने में निम्नलिखित कदम शामिल है। व्यावसायिक विचारों का सृजन, विचारों का अध्ययन व विकास और सबसे अच्छे विचार का चयन। आपसे कोई पूछेगा कि व्यापारिक विचार खोजने के चरण बता दीजिए। तीन ही चरण है, तीन चरण है। पहला कौन सा है बेटा? पहला हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है व्यावसायिक विचारों का सृजन, दूसरा है इनका अध्ययन और विकास और तीसरा है कि सबसे अच्छे विचार का चयन। ठीक है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी कहती है भाई हम पूरा ही बदल देते हैं, बिजनेस का नया आइडिया क्रिएट कर देते हैं, ध्यान रखना। अब है विचार सृजन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ आइडिया जनरेशन। हमने सृजनशीलता को पढ़ लिया। सृजनशीलता के बाद जो अगला टॉपिक है बेटा वो क्या है? वो है विचार, आइडिया जनरेशन कैसे होता है ना? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए कि हर चीज को भी डिटेल में पढ़ने को मिल रहा है ना? हर चीज हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने को मिल रही है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि भाई किस तरीके से, है ना, किस तरीके से जो आइडिया है इस आइडिया का सृजन होता है। अब जरा हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो स्रोत है वो स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला है उपभोक्ता। उपभोक्ता, मौजूदा कंपनी, है ना, अन्य देशों में विकास, मौजूदा उत्पादन और सेवाएं, है ना। विचार सृजन के स्रोत, आप जब कोई भी उद्यम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी एंटरप्राइज को है, उसका जो आइडिया जनरेशन है या विचार सृजन है वो कैसे आएगा? इसके चार पांच ही पिलर। पहला उपभोक्ता है, कि उपभोक्ता किसी व्यवसाय का बुनियादी मुखिया होता है तथा उससे ही किसी व्यवसाय का अस्तित्व होता है। ये बहुत बड़ी चीज है। कंज्यूमर इज द बेसिक हेड ऑफ एनी बिजनेस। आपको लग रहा है कि आप किसी व्यवसाय के मुखिया हैं? आप बिल्कुल भी नहीं। ऐसे समझिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, जैसे सैनिटाइजर का ही मैं आपको, सैनिटाइजर कोविड के टाइम पर कितना ट्रेंड में था, हर कंपनी सैनिटाइजर बना, हर कंपनी, कोविड गया, डिमांड खत्म, और डिमांड खत्म तो फिर प्रोडक्शन भी आपका ऑटोमेटिक खत्म हो ही जाएगा। अब उतना ही बन रहा है सैनिटाइजर जितनी मेडिकल फील्ड में यूज या कुछ लोग जो यूज करते हैं एक्टिवली। तो किसी भी व्यवसाय का अल्टीमेट हेड कौन है? वो कंज्यूमर है। तो उपभोक्ता की जो डिमांड है उसी के आधार पर आइडिया का जनरेशन होता है, उसी के आधार पर विचार का सृजन होता है कि उपभोक्ता क्या मांग रहा है। जैसे ब्लिंकिट है या बिग बास्केट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर के पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो मार्केट नहीं जाना चाहता, और मार्केट नहीं जाना चाहता, तलाश रहा है कि घर पे आके सामान दे दे। तो एक भाई साहब ने ब्लिंकिट सोच लिया, है ना, ब्लिंकिट है या इंस्टामार्ट है, ये स्विगी जोमेटो, ये है किसका परिणाम? ठीक है, हमने कंज्यूमर को जाना कि कंज्यूमर क्या चाहता है और उसको शुरू कर दिया। जैसे मॉल है, ये मॉल इसी का तो आधार है कि एक जो कंज्यूमर है वो अलग अलग जगह नहीं जाना चाहता, एक ही जगह से सब कुछ है। हमने मॉल का आइडिया बना दिया, वहाँ पे कपड़े भी हैं, वहाँ ग्रोसरी भी है, वहाँ पे फूड भी है, वहाँ पे गेम्स भी है। कहीं नहीं जाना है, बच्चे गेम्स खेलने चले गए हैं, वाइफ अपना बढ़िया शॉपिंग करने गई है, हस्बैंड अपना फूड कोर्ट में। तो कंज्यूमर ही अल्टीमेटली हेड होता है किसी भी बिजनेस का, इस बात को ध्यान रखना। रहे मौजूदा कंपनी, मौजूदा कंपनियों की जानकारी से उद्यमी नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लिंकिट है या इंस्टामार्ट है,
या कोई भी ये फूड आपके ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस ऐप है। अब इनको आप बहुत क्लोज़ली एनालाइज़ करो, क्लोज़ली वॉच करो और उसके बाद आप उसके जैसा ही कुछ शुरू करो। ये भी तो आइडिया का जनरेशन है ना, बिल्कुल जनरेशन है। कि जो कर रहे हैं एनालाइज़ कीजिए, बारीकी से समझिए और उस और सुधार करके वैसा ही बिज़नेस आप बना दीजिए। रहेगा वैसा ही, लेकिन उसमें और सुधार आपके पास आ जाएगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, आजकल बहुत सारी कंपनियाँ लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड कराने लगी। आप बुकिंग कीजिए, कपड़े पहले हमको क्या करना पड़ता था? धुआने के लिए डालने जाना पड़ता, प्रेस कराने के लिए डालने जाना। लॉन्ड्री सर्विस, एक ही जगह आपके कपड़े शॉप पे नहीं जाना है, लेके जाएँगे और आपको डिलीवर करके तो इस तरीके से जो चल रहे हैं, उनमें और बेहतर क्या किया जा सकता है, वहाँ से भी आइडिया जनरेशन होता है या विचार का सृजन होता है, ध्यान रखना। फिर है अन्य देशों में विकास। अन्य देशों में उपभोक्ता का रुझान, उसका व्यवहार तथा फैशन आदि का अध्ययन विचार सृजन में कारगर साबित होता है। इसी इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो अगर बहुत सारा पैसा भी आपके पास नहीं है, फॉरेन के बिजनेस आइडियाज़ को देखिए यूट्यूब पे जाकर। अगर ठीक ठाक बजट है तो फॉरेन चले जाएं तो उससे बेहतर कुछ होने, एक आध महीने कहीं रह के आएंगे तो आपसे बहुत ही शानदार शानदार आइडियाज़ मिलेंगे। आप देखिए ना कि जितने भी बड़े बिजनेस जो हो रहे हैं या अच्छे बिजनेस हो रहे हैं, वो रिच फैमिलीज ही क्यों कर रही हैं? उसके पीछे रीज़न है कि उनके पास असिस्टेंस बहुत अच्छा है और पैसा इतना है कि वो फॉरेन में जाके बिजनेस को बारीकी से एनालाइज करते हैं। जैसे रिच फैमिलीज के बच्चे, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड में वहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ में वहाँ की लाइफ स्टाइल को भी देख रहे हैं और वहाँ से समझ रहे हैं कि इंडिया में क्या किया जा सकता है और उसी में बिजनेस करना शुरू, और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कंज्यूमर नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे देशों से मौजूदा उत्पादन और सेवाएं, मौजूदा उत्पादों और सेवाओं बाजार की आवश्यकताओं को विस्तृत अवलोकन और विश्लेषण से इन नए क्षेत्रों में नए व्यापार का जन्म देते हैं। आप इसको जो चल रहा है उसको और एनालाइज कीजिए और उसको और बेहतर करके अगर आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो नए आइडियाज आ जाएंगे। विचार क्या है, इसके स्रोत क्या है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी, फिर प्रतिस्थापन। कई बार ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से नए प्रतिस्थापन माल की खोज की जाती है ना? मध्यस्थ व मीडिया, जैसे मध्यस्थों की विभिन्न श्रेणियां हैं, कैटेगरीज, कई लाभदायक विचार की उत्पत्ति में मदद करती हैं। जैसे ठेकेदार व मध्यस्थ जो मूल श्रृंखला वैल्यू चेन में शामिल है, बाजार उपभोक्ताओं है। भारत तथा राज्य सरकार द्वारा नई संस्थाओं की स्थापना कई नीतियों की, जैसे सहकारिता है, सहकारिता एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना कि कई तरीके हो सकते हैं किसी भी विचार या किसी भी आइडिया की अब विचार सृजन की तकनीकें कौन कौन सी? मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन। उद्यमी को आवश्यक है कि वो विचार सृजन व परीक्षण, आइडिया जनरेशन टेस्टिंग में विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करें। सामान्यतः इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू यूज वेरियस टेक्निक इन आइडिया जनरेशन एंड टेस्टिंग जर्नली, दीज टेक्निक्स आर यूज। आप जब भी किसी भी आइडिया को जनरेट कर रहे हैं तो कुछ तकनीकों का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर आप तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, आइडिया को आप सच में वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये आप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस बात का प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान, ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा हो। तो सबसे पहला है फोकस सम। फोकस सम, देखो, फोकस समूह का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। आप जब भी कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को उस आइडिया के बारे में बताइए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी राय इसमें देंगे और उससे एक बेहतर आइडिया क्रिएट होगा। तो फोकस समूह की इंपॉर्टेंस है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि in this method of a group of people discuss and provide information in a structured format so that new idea can be generated। जब आप लोगों से कुछ डिस्कस करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, तो हमेशा आपको वो एक नया आइडिया देते हैं। कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो ऐसे लोगों से ज़रूर बात करें जो उस फील्ड से हों या जिनको उसका एक्सपीरियंस हो। कुछ ना कुछ एक नया डायमेंशन आपको ज़रूर बताएँगे और उससे एक बेहतर आइडिया जनरेशन हो जाता है। एक नए अच्छे विचार का सृजन यहाँ पे होता है। ठीक है भाई? आगे हम लोग बात करते हैं विचार मंथन। विचार मंथन।
नए विचारों और व्यवसाय समाधान ढूंढने की समूह पद्धति है। इस समूह को संगठित कर एक साथ बैठाया जाता है और प्रेरित किया जाता है, जिससे अपने अनुभवों से तथा चर्चा में शामिल होकर सृजनात्मकता के नए विचार उत्पन्न कर सके। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये हमेशा काम करती है हर जगह। जैसे आपकी कंपनी है छोटी या आपका घर है, आप घर के सभी लोगों से कीजिए यार कि सोचिए, मुझे कुछ आइडिया दीजिए जिससे मैं बेहतर कर सकूं। तो विचार का जब मंथन करते हैं तो कुछ लोग एक साथ बैठ के सोचते हैं और उसका एक बेहतर आइडिया निकल के आता है। ठीक है। तो सबसे पहले है कि फोकस ग्रुप। अपने ग्रुप जो उस फील्ड से है या स्किलफुल लोग हैं, आप उनको कुछ बताइए। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप विचार मंथन करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, आप खुद ही करें, आप बहुत सारी चीज़ें सोचें, या आप अपने साथ वाले लोगों से बोलें कि प्लीज़ कुछ सोचकर मुझे एक बेहतर बिजनेस का आइडिया दीजिए। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर एक जांच सूची, चेकलिस्ट। व्यापार के नए विचारों का विकास विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दों की सूची पर चर्चा करके के आधार पर किया जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आप न्यू बिजनेस आइडियाज को अगर करना चाहते हैं, मार्केट में जो बिजनेस चल रहे हैं उन बिजनेसों की एक चेकलिस्ट, किसके पास क्या है, किसके, उसके आधार पे भी एक नए आइडिया का जनरेशन हमको देखने को मिल जाए। ठीक है। समस्या वस्तु सूची, प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। इस पद्धति में व्यापार के लिए नए विचार व समाधान समस्या पर केंद्रित कर उत्पन्न किए जाते हैं। यह फोकस समूह से मिलती जुलती पद्धति है, परंतु इसमें इसमें एक उत्पाद की श्रेणी तक सीमित। सिनेटिक्स, यह एक पद्धति एक नए विचार के विकास को करने का एक सृजनात्मक तरीका है, जिसके अनुरूप इन तंत्रों में से एक को अपनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत, प्रतीकात्मक अथवा कल्पना। इन समूह को दो चरणों में उत्पाद कार्य संबंधित किया जाता है। ये काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप किसी विचार या किसी आइडिया का जनरेशन करते हैं। देखो सीधी सी बात तो वही है कि मुझे किसी विचार को अगर जनरेशन करना है, आइडिया को क्रिएट करना है, सबसे पहले एक तरीका बताया गया है कि फोकस समूह, आप फोकस ग्रुप से मिलिए। फिर है ब्रेन स्टॉर्म। फिर आप जो चेक लिस्ट है उस पे काम कीजिए। फिर जो प्रॉब्लम है आप उनको देखिए। इस तरीके से आप एक नए आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, एक नए विचार को यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अ, और भी कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जैसे आज के दौर में ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कम समय में नए विचारों का विकास संभव है। आप नए विचारों को विचार जांच, विचार अनवीक्षण, अणुवीक्षण, आइडिया स्क्रीनिंग। अब जो आइडिया की उत्पत्ति हो चुकी है, जो विचार का सृजन हो चुका है, अब उसका हम कैसे स्क्रीनिंग करें। मैंने 10-12 चीज़ें सोच ली और सारी अच्छी लग रही हैं, उनमें से मैं 10-12 तो शुरू, लेकिन किसी एक को शुरू कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे विचार की अनुवीक्षण करना पड़ेगा, आइडिया की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। विचार अनुवीक्षण, आइडिया स्क्रीनिंग। उपलब्ध विचारों की लाभप्रदाता को जानने के लिए उनकी संभाव्यता, फैसिबिलिटी व व्यवहार्यता, वेबलिटी के संदर्भ में उन विचारों की समीक्षा करने की प्रक्रिया है। Idea screening is the process of reviewing available idea in terms of their feasibility and viability to determine their profitability. उनका जो लाभ है, उस लाभ की प्रदाता को जानने के लिए आप उनकी पॉसिबिलिटी समझते हैं, क्या उसकी संभावना है, कैसे ये वर्क कर सकता है, और उसकी जो व्यवहार्यता है कि बिहेवियरल फॉर्म में कैसे होगा, ये देखा जाता है। उन विचारों को खत्म व खारिज करना है जो स्पष्ट रूप से आगे ध्यान देने में अयोग्य है। ऐसे आइडियाज़ को हम लोग एंड कर देते हैं जिनका हमको फ्यूचर नहीं दिखता है, कि चलो ठीक है शुरू कर दिया, लेकिन आगे इसका क्या फ्यूचर है। उन शेष विचारों में से उन विचारों को चयन करना जो तकनीकी शोध के अन्वेषण के काम को पूरा करने के लिए सक्षम है अथवा पर्याप्त ताकत रखते हैं। फिर जो रिमेनिंग रिमेनिंग आइडियाज़ होते हैं, उन रिमेनिंग आइडियाज़ में हम ऐसे आइडियाज़ को रखते हैं जो टेक्निकल स्ट्रांग है। मतलब वो सारे मैथमेटिकल जो गुणा भाग हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, उन्हीं आइडियाज़ पे काम करना। तो स्क्रीनिंग करने का तरीका क्या है? सीधी सी बात। पहला तरीका ये है कि उन विचारों को खत्म कर दो जिनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं लग रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। उस पे काम करो जो साइंटिफिकली प्रूवन हो कि हाँ, इसको किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है और ये तरीका होगा, और हमें मैन पावर चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आप उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में प्रूव कर पा रहे हैं, तो उसी आइडिया को हमको यहाँ पे रखना है, ध्यान रखना। ठीक है भाई? तो कैसे हम अन्वेषण करते हैं, कैसे हम जाँच करते हैं, इसको ध्यान रखना।
विचार अन्वेषण व प्राथमिक जांच करना, स्क्रीनिंग आइडिया एंड मेकिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, हमने आइडिया का स्क्रीनिंग कर ली, आइडिया निकाल लिया, अब हम उसकी बेटा क्या कर रहे हैं, अब प्राथमिक जांच कर रहे हैं। विचारों का एक मजबूत प्रवाह होना एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु होता है। जितने अधिक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं, उतना कम प्रति आय लागत पर विचारों का उत्पादन किया जा सकता है। निम्नलिखित कुछ मानदंड हैं जो मौलिक हैं और इन्हें पहले लागू किया जाना चाहिए। प्रस्ताव रखने की कंपनी की क्षमता, कंपनी की उत्पादन क्षमता एवं तकनीकी विशेषज्ञता के साथ तालमेल व उपयुक्तता, कंपनी के उद्देश्य एवं छवि के साथ उपयोगिता, और बाजार की बिक्री और लाभ क्षमता। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब, जांच कैसे करोगे? जांच करने की बेटा देखो वही बात है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे एक पर्सन है, एक पर्सन, क्या इस पर्सन की कैपेसिटी है? क्या ये सच में सक्षम है? हाँ अगर है, तो क्या इसके पास रिसोर्सेज हैं? क्या इसके पास टेक्नोलॉजी है? और क्या इसकी डिमांड है? इन सारी चीजों को देखकर आप प्राथमिक जांच कर सकते हैं। हैविंग स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ आइडियाज इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। द मोर आइडियाज दैट कैन बी जनरेटेड, द लोअर द कॉस्ट पर आइडिया प्रोड्यूस्ड। अब जितने ज़्यादा आइडिया क्रिएट करोगे, उतनी कम खपत आएगी आइडिया जनरेशन। होता है कि बड़े बड़े लोग हैं, उनको आइडिया जनरेशन का ही बहुत पैसा दिया जाता है। ऐसे चीज़ों को इनोवेटिव किया जा सकता है, ऐसे चीज़ों को इनोवेटिव किया जा सकता है। बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा इसी आधार पर वो लोग रह रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान प्रस्ताव और वितरण प्रणाली के साथ उपयुक्त या प्रारंभिक अन्वेषण सबसे कारगर तरीके से जांच करने के लिए कमजोर विचारों को खारिज कर देगी। फिर शेष विचारों को और अधिक अन्वेषण के अधीन किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच में ग्राहक की कंपनी के प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है और प्रतिस्पर्धी कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, ये भी शामिल। अल्टीमेटली कहना ये है, प्राथमिक जांच जब होती है, हम यही देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आइडिया एक्चुअल में कितना रियलिस्टिक वे में वर्क करेगा, अपनी कंपनी की कैपेसिटी क्या है और हमारे कंपटीटर इस काम को कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं प्राथमिक जांच के अंतर्गत। आप इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान, आगे बढ़ते हैं। विचार अन्वेषण में त्रुटियां, एरर्स इन आइडिया स्क्रीनिंग। बेटा समझने की कोशिश करना, एक बिजनेस को शुरू करने की पूरी जर्नी आप लोग सीख रहे हैं। और ये क्यों सिखाया जा रहा है कि जैसे आप जब ऑफिसर बनते हैं, तो वो, अब आपको सब कुछ देखना है बेटा, सारी चीज़ देख। आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी अगर बिजनेस सिखाना है, तो आप उनको सिखा सकते हैं बेटा बिजनेस की बात ऐसे होती है। अब सिर्फ बीबीए वाले, एमबीए वाले या कॉमर्स वाले नहीं पढ़े, सब पढ़ रहे हैं। पीएससी कर रही है, हम सबको बराबर कर देंगे। एक्चुअल में इक्वलिटी पे काम पीएससी कर रही है, सबको सब पढ़ा दो। साइंस वाले अपने आप को बहुत तीर मार खान समझते थे, उनसे बोलो तो बेटा आर्ट्स ही आर्ट्स पढ़ो, आर्ट्स भी पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, सब। कॉमर्स वाले कहते थे हम तो बस कॉमर्स के साइंस आए, तो बेटा आर्ट्स, सबको सब पढ़ाना है, मैं सबको बराबर लाके खड़ा कर दूंगा। तुम्हारा कोई भी सपना रहा हो कि मैं आर्ट्स लूंगा, साइंस लूंगा, कॉमर्स लूंगा, लेकिन अगर पीएससी देना है, मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये पीएससी का पहला वादा है, आप लोग सबको सब सीखना है। इस बात को प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप त्रुटि। सबसे ज्यादा जो विचारों में मतलब गलतियां होती हैं, यह त्रुटि तब होती है जब उद्यमी एक अच्छे विचार या अवसर को अस्वीकार कर त्याग देता है। ड्रॉप त्रुटि का मतलब क्या है कि जैसे कोई आइडिया आया, आइडिया, और वह एक ग्रेट आइडिया था, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आप उसको नहीं समझ पाए। उदाहरण, आईबीएम कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर के बाजार में आने को विचार कर यह सोचकर त्याग दिया कि इस बाजार का आकार उनके लिए बहुत छोटा है, वह लाभदायी नहीं है। इस त्रुटि के चलते आईबीएम ने बहुत बड़े अवसर खो दिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो मूवी है, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो अक्सर एक्टर कहने लगते हैं यार हमको ये मूवी ऑफर हुई थी और हमने इसलिए इसको नहीं किया। जैसे मिल्खा सिंह मूवी है, ये बहुत बड़े बड़े एक्टर को ऑफर हुई थी, मना कर दिया यार, एक व्यक्ति की लाइफ स्टोरी है, ये कैसे चलेगी, मेरा स्टारडम कम नहीं हो जाए। तो बाद में पता चलता है कि यार ये तो बहुत बड़ा स्कोप। हम कभी-कभी बहुत सारे आइडियाज़ को एक उनकी रियलिटी ना समझकर छोड़ देते हैं और बाद में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ड्रॉप आइडिया का मतलब क्या है? ड्रॉप त्रुटि का मतलब क्या है कि हम जब किसी आइडिया को छोटा समझ के छोड़ देते हैं, तो एक त्रुटि मानी जाती है, ध्यान रखना। ड्रॉप एरर ऐसे ही, दिस इज एरर occur when a entrepreneur reject an abundance a good idea or opportunity। ठीक है, जब आप किसी आइडिया को छोड़ देते हैं, उदाहरण लिखना चाहे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो वो त्रुटि।
गो एरर। ऐसा तब होता है जब उद्यमी विकास और व्यवसायीकरण में आगे बढ़ने के लिए एक अनुचित विचार को अनुमति देता है। वर्तमान प्रस्ताव और वितरण प्रणाली के साथ उपयुक्त प्रारंभिक अन्वेषण सबसे कारगर तरीके से जांच करने करने के लिए कमजोर विचारों को खारिज कर देगी, फिर शेष विचारों को अधिक अन्वेषण के अधीन किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच में ग्राहक की कंपनी के प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, और ये भी हमको यहाँ पे देखना है। This occurs when a entrepreneur allow an unsuitable idea to move forward into development and commercialization। ये कहना ये चाह रहे हैं बेटा कि जब आप किसी भी विचार को जाने देते हैं तो वो गो त्रुटि कहती है कि यार ठीक है, ये सही नहीं है, सही वर्क नहीं हो सकता है कि बाद में सही तरीके से वर्क कर जाए। ध्यान अब जो त्रुटियां हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद से विफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, और 3 प्रकार की विफलताएँ हो सकती हैं। जैसे जो आइडियाज़ आपके पास जाते हैं और उनके आधार पर हमको 3 प्रकार की उत्पाद विफलताएँ देखने को मिलती है। जैसे पूर्ण उत्पाद विफलता, जब बिक्री परिवर्तनीय लागत को वसूल नहीं कर पाती है और उद्यमी को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, पूर्ण उत्पाद विफलता कहलाती है। आंशिक उत्पाद विफलता, बिक्री सभी परिवर्तनीय लागत तथा कुछ निश्चित लागत को वसूल कर पाती है और उद्यमी को मामूली हानि होती है। सापेक्ष उत्पाद विफलता, उद्यमी लाभ तो कमाता है परंतु अपेक्षित नहीं। 3 प्रकार के हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट में किसी तरीके की कोई आइडिया ड्रॉप हो जाते हैं या हम उसको छोड़ देते हैं, तो पूर्ण उत्पाद विफल। पहला क्या है? कंप्लीट प्रोडक्ट फेल्यूर। हम पूर्ण का मतलब है कि व्हेन सेल्स आर नॉट एबल टू रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट एंड द एंटरप्रेन्योर सफर्स अ ह्यूज लॉस। पूर्ण का मतलब है कि हम उतना पैसा भी नहीं निकाल पाए हैं जितना हमने लगा दिया है। तो बहुत लॉस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला आपको देखने को मिलेगा आंशिक उत्पाद, बिक्री की सभी परिवर्तनीय लागत तथा कुछ निश्चित लागत को वसूल कर सब कुछ एक ठीक ठाक पैसा हमने कमा लिया। और सापेक्ष उत्पाद को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू, कि एंटरप्रेन्योर लाभ तो कमा लिया है पर उतना नहीं कमा पाया जितना उसको कमाना। ठीक है। व्यवसाय योजना, बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान कैसे होता है? हमने विचार सृजन को देखा, अब हम लोग बिजनेस प्लान को यहाँ पे देख। उद्यमिता में व्यवसाय योजना बिजनेस प्लान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो व्यवसाय की दिशा, लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। भाई, बिजनेस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास प्लान नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान, तो फिर आप बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे। व्यवसाय योजना की परिभाषाएं हैं कुछ। मार जे डॉलिंगर के द्वारा प्रस्तावित उद्यम की रणनीति और संचालन का वर्णन करते हुए उद्यमशीलता की दृष्टि की औपचारिक लिखित अभिव्यक्ति है। बेटा समझो, a business plan is an important document in entrepreneurship that provide a detailed description of business direction, goals and strategies for achieving them। बिजनेस प्लान मतलब आप जो प्लान कर रहे हैं उसको रूपरेखा में अब आपने लाके रख दिया है कि भैया ये मेरा प्लान, और वो एक्चुअल थिंग है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करनी। जैसे आपको रणनीति बनानी, बहुत सारी ख्याली पुलाव आपने बना, लेकिन लिख के एक खाका तैयार कर दिया कि यार अब मैं इस रणनीति को पालन करूँ, इस स्ट्रेटजी को। तो बिजनेस प्लान एक्चुअल में अ, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप दैट प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस डायरेक्शन, गोल एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग देम। ये कुछ अलग अलग लोगों की परिभाषाएं हैं। जैसे जैक एम कापलान ने क्या लिखा है, व्यवसाय योजना शब्द का अर्थ एक लिखित दस्तावेज का विकास जो कि एक रोड मैप की तरह बताता है कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ होना चाहते हैं और आप वहाँ कैसे पहुँचना। देखो, हर व्यक्ति आपसे बोलेगा कि यार समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को लिख दीजिए, अपने आप आपको समाधान मिलना शुरू करेंगे। तो किसी भी तरीके की आप बिजनेस को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, कोई बिजनेस अगर अच्छा चलाना चाहते हैं, उसका तरीका यही है। क्या तरीका है? कि आप उसका अच्छा बिजनेस प्लान बना दीजिए। अगर अच्छा बिजनेस प्लान आपने बना दिया ना, फिर आपका काम और अपने काम को आसान करने के लिए हमको प्लान तो बनाना पड़ेगा। तो एक डिस्क्रिप्टिव प्लान होता है जिसमें आइडिया, गोल, टारगेट सब कुछ हमारे लिखे रहते हैं, और ये किसी भी बिजनेस को ग्राउंड लेवल पे ले जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसी के आधार पर आप चीज़ों
बेहतर कर पाते हैं। अलग-अलग डेफिनेशन है, आप इसको देखिए। व्यवसाय योजना का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफ बिजनेस प्लान। कार्टर, गार्टनर और रेनॉल्ड्स 1995 व्यवसाय प्लान के महत्व को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यदि कोई उद्यमी व्यवसाय योजना को लिखने में विफल रहता है तो वह अपने व्यवसाय में विफल होने की योजना बनाता है। बेटा समझ, एमपीपीएससी मेंस वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हजार किताबें पढ़ लीजिए, हजार टीचरों से पढ़ लीजिए, हजार चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने आप को फेल होने की पूरी प्लानिंग आप, लाख मुद्दत पीडीएफ तुम्हें मिल जाए, अपने पेन कलम का प्रयोग करके तुम कुछ लिखोगे तो फिर आप यही कहना चाहते हैं कि बिजनेस प्लान का जो महत्व है वो इतना है कि भाई अगर आप अपना बिजनेस प्लान नहीं बना रहे हैं, बेटा बिजनेस प्लान बनाने का मतलब समझो कि इसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाना, कि हाँ भाई हमने अब इसको एक लिखित दस्तावेज बना दिया है और इस लिखित दस्तावेज के आधार पर फिर आप अपनी जर्नी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका महत्व इतना है कि अगर आप बिजनेस प्लान नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आप अपने आप को फेल करने की पूरी कोशिश करें। चलिए, तो कार्टर, गार्टनर एंड रेनॉल्ड्स ने 1995 में इस तरीके से इंपॉर्टेंस बताई है बिजनेस प्लान की। ध्यान, व्यवसाय योजना का महत्व की हम लोग बात, यह सही लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। आप ये पॉइंट लिखना, इट हेल्प्स इन सेटिंग राइट गोल। बिल्कुल, यह निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है, यह नियंत्रण के लिए उद्देश्य और मानक निर्धारित करती है। ध्यान रखना, फिर आपसे कोई बात करेगा कि यह अनिश्चितता को कम करती है, अनिश्चितता को, प्रेरणा और टीम भावना को बढ़ावा देती है। इट्स हेल्प इन सेटिंग राइट गोल्स, इट सेट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, इट्स रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड प्रमोट्स मोटिवेशन एंड टीम। देखो यार, योजना निर्माण का महत्व इतना है कि आप उसको बना दीजिए, बाकी सारी जो चीजें हैं उससे रिलेटेड सब कुछ हो जाए, एक डायरेक्शन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, टीम स्प्रिट होगी और हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। जैसे मुझे कुछ भी करना है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी करना है और उसको मैंने लिख दिया, जैसे आपका एक आंसर है, आपने आंसर लिखा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं, क्या सुधार करना है चीज़ों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें कमियां हैं। तो बिजनेस प्लान का बहुत बड़ा महत्व है, बेटा ध्यान रखना। आप इन बिंदुओं को शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। व्यर्थ गतिविधियों को खत्म करने के लिए है, निर्णय लेने में सुधार योजना निर्णय करता है, ठीक है, जवाबदेही स्थापित करता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करता है। ये है बिजनेस प्लान का महत्व। कि अगर आप सही आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो बोलूंगा यार समय खराब करना बंद कर दो, फालतू चीजें पढ़ना बंद कर दो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। तो बिजनेस प्लान की बहुत इंपॉर्टेंस है। और 7 मार्कर में ये बिजनेस प्लान का इंपॉर्टेंस आपसे कोई पूछ सकता है, प्लीज आप इसको बता दीजिए, ठीक है? ये बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को। अब है कि व्यवसाय योजना निर्माण की पूर्व की शर्त, ठीक है, प्री कंडीशंस फॉर क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। व्यवसाय योजना निर्माण की पूर्व शर्तें व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित करने और संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ कुछ मुख्य शर्तें दी गई हैं। देखो, जो बिजनेस प्लान की पहले की शर्तें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं, कुछ भी करना शुरू कर रहे हैं, उसके पहले की जो शर्तें होंगी वह उसको सफल बनाने में हमेशा मदद करती, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले की जो चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को अगर पहले ही सोच लेंगे, मतलब प्लान बनाने से पहले ही आपने डिस्कस कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। क्या करती है? व्यवसाय विचार की स्पष्टता लेके आती है, क्लियरिटी ऑफ बिजनेस आइडिया। पहले की शर्तें क्या करती हैं? बिजनेस आइडिया की क्लियरिटी लेके आती है, बाजार अनुसंधान करने में मदद करती है, मार्केट का जो रिसर्च है ये बहुत अच्छे से, लक्ष्य और उद्देश्यों की स्पष्टता होती है ना, क्लियरिटी ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान रखना। तो जो पूर्व की शर्तें होती है ना, देखो पूर्व की शर्तों का मतलब ये है कि आप जब कोई ले
आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की क्या स्थिति है, वह कैसे काम करेगा। मैं ये पेन बनाऊँ, तो क्या इस पेन नीड है मार्केट में? अगर है तो लोग तक कैसे पहुँचे, की क्या उपयोगिता होगी? ये सब कुछ मुझको यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो ये हेल्प करता है। व्यवसाय विचार की स्पष्टता, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका विचार व्यावहारिक और बाजार में लागू होने योग्य है या नहीं है। पहले की शर्त ये है कि भाई साहब जो सोच रहे हो, वो सच में काम करेगा या नहीं करेगा। मैंने एक मैकेनिक की शॉप खोली और मैकेनिक की शॉप खोल दी 5th फ्लोर। यार वो चल नहीं रही है। अब वो चलेगी क्या? आप बताओ, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैकेनिक की शॉप 5th फ्लोर पे है, अगर उस पे रास्ता भी है जाने के लिए, लोग जाएँगे क्या? नहीं जाएँगे। जंगल में चाय की दुकान खोल के बैठा हूँ यार, लोग नहीं आ रहे यार, बहुत तो जो आइडिया है, उस आइडिया को हम समझते हैं कि सबसे व्यवहारिक है या नहीं है। बाजार अनुसंधान, लक्ष्य बाजार, उपभोक्ता मांग, प्रतियोगिता और उद्योग के रुझानों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि भाई साहब जो कर रहे हैं भी है या नहीं है। कोई बिजनेस शुरू कर दीजिए, कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे एमबीए चाय वाला शुरू की चाय, 50 रुपए की चाय बेच रहा है। अरे भैया, भारत में चाय का मतलब है 5 रुपए। तुम इतनी सी दो, तुम घटिया दो, खराब दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 रुपए लो। स्टैंडर्ड चाय लोग 7 और 10 रुपए। अब थोड़ी सी हम फ्रीली सोचने लगे, 20 रुपए तक चाय इंटरेस्टिंग। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई, अगर मुझसे कोई चाय के बदले 30 रुपए ले ले, मेरे प्राण निकल जाते हैं। चाय ही तो पिला रहे हो, घर पे पी लूंगा। 30 रुपए का दूध लेके जाऊंगा, 2 दिन चाय बनाऊंगा, पीऊंगा जितनी बार मन करेगा। तो हमको मार्केट को समझना चाहिए, लोगों की डिमांड को समझना चाहिए, ये पूर्व की शर्तें हैं। और अगला आपको बता रहा है कि लक्ष्य और उद्देश्य, आपके व्यवसाय के स्पष्ट और लक्ष्य आपको ये बता देगा, ध्यान रखें। फिर वित्तीय जानकारी, वित्तीय जानकारी, प्रारंभिक पूंजी, निवेश, खर्चे, राजस्व, सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने एक मल्टीप्लेक्स शुरू करना है और लगा हूँ परेशान होने के लिए, मल्टीप्लेक्स शुरू करना है, रिसर्च कर रहा हूँ सब कुछ। पता चला कि मल्टीप्लेक्स की कॉस्ट है 200 करोड़ और आपकी जेब में नहीं है 2000 रुपये, तो क्या काम होगा? नहीं होगा। तो पूर्व की शर्तें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करती है, इस बात को ध्यान रखना। अगला है कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कानून इसको अलाउ करता है या नहीं करता है। टीम और संसाधन, आपके पास क्या टीम है या नहीं है, ये सब कुछ पूर्व की शर्तें हैं। जोखिम प्रबंधन, समय प्रबंधन, ग्राहक मूल्य प्रस्ताव, प्रतिस्पर्धी लाभ, ये सब कुछ हमको देखना पड़ता है कि भैया क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ। मल्टीप्लेक्स शुरू कर दिया, नहीं चला, अब क्या? क्या मेरे पास प्लान भी है? क्या मैं इसको बियर कर सकता हूँ? जैसे मान लो कि भाई मुझे कुछ करनी है मेरी खुद की, शुरू तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करने का पैसा भी मेरे पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मेरे पास बैकअप है? 6 महीने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अगर बैकअप नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो आइडिया सही नहीं है, मतलब मैंने उसको पहले सही तरीके से डिसाइड नहीं किया था। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि क्या आप जो कर रहे हैं उसको वैसा कर पाएंगे। जैसे मान लो मुझे लोगों को सुबह हेल्दी जूस और ब्रेकफास्ट कराना है, क्या मेरे पास वो समय है? मैं सुबह 4 बजे उठ के 5-6 बजे तक उसको प्रिपेयर करके, या 3 बजे उठ के 5 बजे तक प्रिपेयर करके लोग डिलीवर करना शुरू, तो चलेगा? नहीं तो नहीं चलेगा। मैं हेल्दी जूस पिलाने जा रहा हूँ दोपहर में 2 बजे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट है और टाइम मैनेजमेंट पे इस पे हमको देखने को मिलता है। ग्राहक मूल्य प्रस्ताव, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के साथ में कंज्यूमर की रीच तक है या नहीं है, या उसकी के लिए फिजिबल है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने एमबीए चाय वाला का आपको एग्जांपल दिया है, तो बहुत सारे एग्जांपल है। कुछ भी उल्टे सीधे प्रोडक्ट बना देते हैं, उल्टे सीधे दामों पर, वो नहीं चलते हैं, फिर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। प्रतिस्पर्धी लाभ, कि क्या हमको प्रतिस्पर्धा यहाँ पे देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हालांकि नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी होती है, दिक्कतें भी होती हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको 1-2 बार और पढ़ लें बेहतर तरीके से। क्या है? व्यवसाय योजना निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित और व्यापक होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। या व्यवसाय योजना निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण दिए गए हैं। देखो, किसी भी व्यवसाय को शुरू करना है, ये योजना निर्माण के जो चरण है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने योजना सही तरीके से बनाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपका कभी फेल नहीं होगा बिजनेस।
अगर योजना ही आप लोगों ने सही तरीके से नहीं बनाई है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कभी भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग नहीं हो पाती क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। अगर प्रॉपर प्लानिंग की है तो प्लॉटिंग उसकी वही सही तरीके से है, और प्लॉटिंग अगर सही तरीके से हो गई तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रारंभिक अनुसंधान और परीक्षण। प्राइमरी हमको रिसर्च करनी चाहिए, फिर प्रारूप, फिर आप उसका एक ड्राफ्ट बनाइए, फिर योजना का विकास, फिर आप स्कीम को डेवलप कीजिए। कैसे? फिर है समीक्षा और समाधान। क्या आप इसकी एनालिस रिव्यू करेंगे और फिर आप इसके सॉल्यूशन। अंतिम प्रस्तुति, क्रियान्वयन और निगरानी। ये है पूरे के पूरे चरण, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है? इनिशियल रिसर्च एंड टेस्टिंग, फिर फॉर्मेट, डेवलपमेंट ऑफ द प्लान, कैसे डेवलप कर रहे हैं, रिव्यू एंड सॉल्यूशन, फिर है फाइनल रिप्रेजेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। बेटा सबसे पहले क्या है? रिसर्च करो, जो करना चाह रहे हैं उस पर रिसर्च करो, रिसर्च करके उसकी एक फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बना के अब आप उसको डेवलप करो, मतलब उसमें और क्या कर सकते हैं वो करो। वो करने के बाद फिर क्या है? रिव्यू एंड सॉल्यूशन। एक बार आपने डेवलपमेंट कर लिया प्लान का, अब रिव्यू करो, रिव्यू करके जो कमियां आ रही हैं उनके सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर फाइनल रिप्रेजेंटेशन दो, और फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो और उसकी निगरानी कर। ये चरण है इसके योजना निर्माण की प्रक्रिया के, ध्यान रखें। अब इन सबको पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे प्रारंभिक अनुसंधान और परीक्षण है, बाजार अनुसंधान है इसमें, कि लक्ष्य बाजार, उपभोक्ता व्यवहार, प्रतिस्पर्धा और उद्योग के रुझानों का अध्ययन करें। थ्रेट का विश्लेषण, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को करें। व्यवसाय विचार का परीक्षण, विचार की व्यवहारिकता और बाजार में मांग की जांच करें, और संभावित ग्राहकों और विशेषज्ञों से फीडबैक लें। व्यवसाय योजना का प्रारूप। तो पहला जो है ना, परीक्षण, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? वही बात है जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ भाई, कि लक्ष्य बाजार, टारगेट मार्केट कौन सा है, उपभोक्ता का क्या बिहेवियर है, प्रतिस्पर्धा क्या है, और उद्योग के रुझानों का अध्ययन करें कि भाई ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। थ्रेट को विश्लेषण करें, स्ट्रेंथ क्या है अपनी, वीकनेस क्या है अपनी, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है, ये भी देख लें। व्यवसाय विचार का परीक्षण, विचार की व्यवहारिकता और बाजार में मांग की जांच करें, संभावित ग्राहकों और उद्योग विशेषज्ञों से फीडबैक लें। व्यवसाय योजना का प्रारूप, कार्यकारी सारांश आप उसमें लिख दें, व्यवसाय की संक्षिप्त रूपरेखा लिख दें, उद्देश्य लिख दें। इसमें व्यवसाय का नाम, वो तो बेटा बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। योजना का विकास, सभी सेक्शन का विस्तार करें, प्रत्येक खंड में विस्तार से जानकारी भरें, डेटा और विश्लेषण करें, और उसके बाद आ जाती है अंतिम जो है रिव्यू एंड रिवीजन, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है। फिर है समीक्षा और संशोधन। समीक्षा, योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी विवरणों को समीक्षा करें। भारी विषय यार, बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। और व्यवस्थित और प्रारूपण फिर आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी लग रहा है पर आसान चीज़ें, क्यों अपन इसमें यहाँ पे समय खराब करें। ठीक है भाई, चलिए। अब ये कुछ संभावित प्रश्न हैं, आप इनके आंसर करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। तो ये सारे की सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे कवर करा दी हैं। तो अगर आप लोग इस सिलेबस को देखेंगे एक बार, इस सिलेबस के अंतर्गत हमने लगभग सारी चीज़ें आपको कवर करा दी हैं। जो अभी आपसे हमने वादा किया था वो सब कुछ आपके सामने आ गया है, कि सृजनशीलता क्या है, विचार सृजन क्या है, अणुवीक्षण क्या है और व्यवसाय योजना क्या है। अब हम आपको नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे हैं, जैसे वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के लिए सामने आने वाली चुनौतियां, और ये चीज़ें भी फिर आपको कवर करा देंगे। तो ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ हमने यहाँ पे शुरू की है, ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हो। सॉरी फॉर दैट कि आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है, बट इसको समझने के लिए ना थोड़े छोटे छोटे लेक्चर हम बनाने को, आप लोग कोशिश करें, चीज़ों को समझें, चीज़ों को जानें, चीज़ों को एनालाइज़ करें, और इसके बाद देखिए फिर कितना बेहतर आउटपुट आप। बढ़िया अगर आपको रिटर्न चाहिए तो थोड़ा समय इन्वेस्ट करना, कुछ भी हो। तो यार एक शिकायत भी आप लोगों से, आप लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग अपनी फीडबैक नहीं देते। उद्यमिता एक ऐसा विषय है कि पिछले 1.5-2 साल में टीचर ही नहीं आया है इसका यूट्यूब। जितने भी बड़े-बड़े टीचर हैं, जो बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने भी इसको पढ़ाने का ट्राई नहीं किया। आप समझिए कितना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट रहा है ये, कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर अपने हाथ पैर मार रहा है, पर इसकी क्यों? क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं इसको पढ़ाने में। तो अगर कोई आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा है, प्लीज़ यार सपोर्ट करिए इसको, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियाँ हैं, मुझे बताइए कि सर आप ये कमियाँ कर रहे हैं, जो और आप सुधारें तो एक बेहतर टीचर के तौर पर निकल कर आएँगे। ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, लिटरली बहुत बड़ा सवाल है, कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी क्या है जो एक
अच्छे टीचर की या एक बड़े टीचर बनने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टीचर हूँ, बहुत बड़ा टीचर हूँ। पर यूट्यूब की जो दुनिया है वो व्यूज़ और कमेंट्स और लाइक से देखी जाती है कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं। वो वो मुकाम नहीं, लिटरली मैं कभी नहीं कहता हूँ, पर आज आपसे बोलूँ, बताएँ आप मुझे सर और क्या बेहतर करना है, अपन चीज़ों को बेहतर करें, ठीक है? प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों को बताएँ और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और आप ज़रूर कोशिश करना कि जितने सारे सवाल हमने आपको यहाँ पे लिखने के लिए दिए हैं, आप वो सारे के सारे सवालों के आंसर लिख के हमें ज़रूर भेजें। क्योंकि आप इनको लिखेंगे, जैसे हमने आपको ये पढ़ा दिया है भाई, नवाचार क्या है? सृजनशीलता क्या है? सृजनशीलता के कोई 2 लाभ बता दीजिए। विचार सृजन कैसे होता है? विचार सृजन के प्रमुख स्रोत क्या है? विचार अनुवीक्षण क्या होता है? व्यावसायिक योजना क्या है? रचनात्मकता क्या है? 7 मार्कर में बता दिए कि नवाचार का महत्व बता दो भाई। क्या हो सकता है महत्व? सृजनशीलता व नवाचार के लाभ बताइए। क्या हो सकते हैं इनके लाभ? और विचार सृजन तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इन आंसरों को आप ज़रूर और फिर हम आपसे करें। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस डे। गुड डे टू यू।